हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें हम बीए थर्ड ईयर का एक पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट 4 टॉपिक नंबर 1, द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट 2011। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें इसके थोड़े से बैकग्राउंड की जानकारी होना बहुत जरूरी है। शासन एक संगठित समाज, चाहे वह परिवार औपचारिक या अनौपचारिक, में कानून, मानदंडों और शक्तियों द्वारा की जाने वाली सभी परस्पर क्रियाएं आती हैं। शासन अनिवार्य रूप से राजनीति से संबंधित है। राजनीति को अक्सर शासन की कला के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस तरह राजनीति सरकारों, संस्थानों, सत्ता व्यवस्था और न्याय के आदर्शों के बारे में बात करती है, उसी तरह शासन भी सार्वजनिक क्षेत्र संरचनाओं, इक्विटी और लोक शासन के आदर्शों से संबंधित है। शासन को आमतौर पर राजनीतिक नेताओं द्वारा अपने देश के नागरिकों की भलाई के लिए शक्ति या अधिकार के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के कुछ क्षेत्र सत्ता पर काबिज होते हैं और सार्वजनिक नीतियों को लागू करते हैं, जो सीधे मानव और संस्थागत परस्पर क्रिया और आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। समाज के भाग लेने वाले क्षेत्रों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति हमेशा अच्छे के लिए होती है, क्योंकि यह नागरिकों और राज्य के सम्मान और सहयोग की मांग के लिए आवश्यक है। इस प्रकार शासन संसाधनों का उचित और प्रभावी उपयोग है। मतलब ये कि शासन जो है, जो भी संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों का उचित और प्रभावी उपयोग जो है उसको ही शासन बोलते हैं। मतलब ये कि इनका उचित और प्रभावी उपयोग करके लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, सेवाएं प्रदान करना ही शासन है। ओके, शासन में दो प्रक्रियाएं शामिल हैं और वो कौन कौन सी हैं? निर्णय लेना और निर्णय का कार्यान्वयन। ठीक है, व्यापक शब्दों में निर्णय लेने से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सामाजिक, राजनीतिक संरचनाओं द्वारा निर्देशित अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जरूरतों और चाहतों को शामिल करते हुए निर्णय पर पहुंचता है। कार्यान्वयन वह प्रक्रिया है जो तार्किक रूप से निर्णय का पालन करती है। यह योजना या निर्णय के वास्तविकीकरण और भौतिकीकरण पर जोर देता है। शासन केवल निर्णय लेना नहीं है, क्योंकि कार्यान्वयन के बिना निर्णय आत्म पराजय है, और ना ही यह सिर्फ कार्यान्वयन है, क्योंकि बिना किसी निर्णय या योजना के लागू करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार दोनों प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से साथ साथ चलती हैं और शासन की रचना करती हैं। देखिए, दो प्रक्रियाएं, निर्णय लेना और निर्णय का कार्यान्वयन, ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं एक साथ साथ चलती हैं, एक साथ चलती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम निर्णय, ठीक है, ले लेते हैं और उस निर्णय को लागू नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और यदि मान लो हमारे पास कोई निर्णय नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो कार्यान्वयन के लिए या लागू करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अतः ये दोनों जरूरी हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं और साथ साथ चलते हुए शासन का निर्माण करती हैं। ओके, सरकार लगभग हमेशा शासन में मुख्य कर्ता होती है। जो सरकार है वही कार्य करती है, चाहे वह कारपोरेट हो, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर हो। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। आधुनिक जटिल समाज विकास की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं और निकायों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। सरकार अन्य संस्थाओं के साथ काम करते हुए लोगों को एक स्वच्छ और सक्षम वातावरण प्रदान करती है। सरकार के अलावा अन्य सभी संस्थाओं और समूहों को नागरिक समाज कहा जाता है, सिविल सोसाइटी।
नागरिक समाज में गैर सरकारी संगठन और अन्य समुदाय आधारित और क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, जैसे कि किसानों का संघ, धर्मार्थ संस्थान, सहकारी समितियां, धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल और अनुसंधान संस्थान। तो ये जो गैर सरकारी संगठन हैं, इनको साथ में लेके सरकार जो है वो काम करती है। ओके, इसके अलावा कुछ अनौपचारिक एक्टर भी होते हैं जो शासन को प्रभावित करते हैं। ये एक्टर अपराध सिंडिकेट और शक्तिशाली परिवार होते हैं। ये अपने प्रभाव से समाज के वैध उद्देश्यों और आदर्शों को बाधित, भ्रष्ट और परेशान करते हैं, जो खराब शासन को जन्म देते हैं। देखिए, ये जो लोग हैं, चाहे वो अपराध सिंडिकेट हो, चाहे वो शक्तिशाली परिवार हो, कि वो क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए जो सरकार या शासन है वहां पे लोगों को क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं उनके ऊपर और अपने हिसाब से काम करवाते हैं, जिससे किस चीज का जन्म होता है, बैड गवर्नेंस का, खराब शासन का। ठीक है, जिसे समाज की मुख्य समस्या माना जाता है। अतः वर्तमान समय की मांग यह है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य सुशासन है। मतलब ये कि अगर हमने आज के समय में अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसका जो है वो कैसे कर सकते हैं, केवल और केवल सुशासन से ही कर सकते हैं। यह इतना व्यापक और मायावी आदर्श है जिसकी प्राप्ति अभी बाकी है। इसके अलावा विकास का समकालीन अर्थ सुशासन है। मतलब ये कि आजकल आपको पता है कि वर्तमान में हम क्या, हमारी सरकार हो चाहे वो शासन हो, उनका एक और एकमात्र ध्येय जो है वो है विकास। कैसे हम आर्थिक और सामाजिक विकास जो है वो करें। इसलिए सुशासन जो है विकास का समकालीन अर्थ हो गया है। ओके, सुशासन को इसके 8 संकेतकों या विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इसकी 8 विशेषताएं हैं सुशासन की, गुड गवर्नेंस की। पहला, सहभागी शासन। दूसरा, कानून का शासन। तीसरा, प्रभावी और कुशल शासन। चौथा, पारदर्शी शासन। पांचवा, उत्तरदायी शासन। छठा, न्याय संगत और समावेशी शासन। सातवां, आम सहमति उन्मुख शासन। और आठवां, जवाबदेही शासन। ठीक है, ये 8 संकेतक हैं या 8 विशेषताएं हैं, और ये 8 जो विशेषताएं हैं एक दूसरे से अटूट रूप से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, शासन में विभिन्न कर्ताओं के बीच सक्रिय भागीदारी के बिना अनुक्रियशीलता का सहवर्ती अभाव होगा। ठीक है, अगर मान लो सक्रिय भागीदारी नहीं है तो जो काम करने या क्रियाशीलता है उसमें अब उसका अभाव होगा। इसी तरह यदि निर्णय लेना पारदर्शी नहीं है तो अनिवार्य रूप से कोई भागीदारी नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी और निर्णय सर्वसम्मति उन्मुख नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी यह है कि जो निर्णय लिए जाएं वो भी पारदर्शी हो, जिससे कि लोगों की भागीदारी बढ़े और जवाबदेही क्या है, जवाबदेही भी बढ़े, और साथ ही साथ निर्णय सर्वसम्मति उन्मुख हो। और ये कब हो सकता है, जब आपका निर्णय जो है वो क्या हो, पारदर्शी हो, साथ में पीपल्स पार्टिसिपेशन उसमें हो। जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो आप किसी भी निर्णय को, हम ये नहीं बोल सकते कि वो निर्णय जो है वो कहाँ है, विकासोन्मुख है। ठीक है, जब हम सुशासन की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि शासन जो लोगों को सेवाएं और सुविधाएं देने के लिए उत्तरदायी है, वह सेवाओं का वितरण सही ढंग से और पारदर्शी तरीके से करे। एक सबसे बड़ी बुराई जो हमारे शासन को सदियों से खराब कर रही है वे है कार्य में देरी या सेवाओं में देरी। यह बुराई न केवल लोगों में हताशा का कारण बनती है, बल्कि यह शासन में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है। तो इसी बात को लेके आता है आगे लोक सेवा का अधिकार की आवश्यकता। लोक सेवा अधिकार की आवश्यकता क्यों है?
अतः सुशासन को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को शासन से सेवाएं लेने और उनका इस्तेमाल करने में किसी तरह की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कारण जो लोक सेवा का अधिकार होने के आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं, वो हैं, पहला, नागरिकों को सरकारी विभागों में दंड से मुक्ति की भावना के साथ कुछ दकियानूसी सरकारी अधिकारियों द्वारा अघोषित कठिनाइयों, भ्रष्टाचार, विलंबित सेवाओं और पारदर्शिता की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को मिटाने के लिए भी लोक सेवा का अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, घटनाओं और शिकायतों में वृद्धि के साथ साथ ऐसी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक वैधानिक प्रणाली स्थापित करने के लिए, मतलब ये कि जो शिकायतें बढ़ रही हैं कि जी मेरा काम नहीं, आप कहीं जाते हैं, ठीक है, क्या होता है, सरकारी अफसर बोलता है कल आएंगे, कल आना, परसों आना, ठीक है, या तो उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही खराब होता है, बहुत ही र्यूड होता है, ठीक है, वो आपसे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, आपके काम में देरी करते हैं, ठीक है, तो जो शिकायतें आप फिर शिकायतें भी होती हैं, ठीक है, अब उन शिकायतों का निपटारा भी नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसके लिए एक वैधानिक प्रणाली स्थापित करने के लिए लोक सेवा अधिकार की जरूरत है। फिर आता है भ्रष्टाचार को कम करना, सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और भारत में सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो भ्रष्टाचार कम करने के लिए और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और भारत में सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए लोक सेवा का अधिकार होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ कोई ऐसा अधिनियम हो कि आपको कोई सेवा जो है इतने समय के भीतर देनी ही पड़ेगी और अगर वो नहीं देता है तो उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है उस अधिकारी के ऊपर और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस डर से क्या होगा कि भ्रष्टाचार कम होगा, ठीक है, और पारदर्शिता आएगी और वो जवाबदेह भी बनेगा। तो इसके लिए लोक सेवा का अधिकार होना आवश्यक है। फिर आता है आपका गुमराह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जनता की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी तरीकों को लागू करना। गुमराह सरकारी अधिकारी या जो सही काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जो जनता की शिकायतें हैं उनको उनका निपटारा करने के लिए एक तरीका होना चाहिए और उस तरीके को लागू करने के लिए भी लोक सेवा का अधिकार की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो हो गई आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अब आते हैं हम लोक सेवा गारंटी अधिनियम पर। प्रत्येक नागरिक को परेशानी मुक्त सार्वजनिक सेवाओं और अपनी शिकायतों के निवारण का अधिकार होना चाहिए। तदनुसार सेवा का अधिकार अधिनियम सेवा वितरण के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा, शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति विशेष राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। जनता की प्रत्याशित अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के आधार पर संबंधित सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए मानक, गुणवत्ता और समय सीमा को देखभाल और चिंता के साथ तैयार किया जाना है। वे सेवा चाहने वालों को न्यूनतम असुविधा और अधिकतम गति के साथ सरकारी विभागों की सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं। तो ये जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो क्या करते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेवा वितरण है, ठीक है, सर्विस डिलीवरी है, उसके मानक तय करेगी, उसमें क्वालिटी कैसे लाए, गुणवत्ता कैसे लाए और समय सीमा, ठीक है, समय सीमा के अंदर वो सेवाएं मिलनी चाहिए। और अगर कोई शिकायत है तो उसके निवारण का एक तंत्र होना चाहिए जिसकी वजह से शासन में क्या आएगी, पारदर्शिता आए और जवाबदेही तय की जा सके। ठीक है, तो इसको लेके ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो क्या करता है, कम से कम असुविधा और अधिकतम गति के साथ सरकारी विभागों की सेवाओं का लाभ उठाना। ठीक है, सेवा लेने वाले यह उम्मीद करते हैं कि यदि सेवा देने वाला निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल होता है तो उनके पास निवारण की व्यवस्था है।
नागरिकों को एक उचित समय सीमा के भीतर और समस्या रहित सेवाएं प्रदान करने में लोक सेवा गारंटी अधिनियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, पहली बात तो यह है कि उनको ये पता हो, ठीक है, कि हमें ये सेवा कितने समय के भीतर मिलेगी, और अगर वो सेवा जो है वो उस समय में नहीं मिलती है तो उनके पास एक ऐसा तंत्र भी होना चाहिए जहां पे वो इसका जो भी उनकी शिकायत है उनका निवारण कर सकें। ओके, भारत में लोक सेवाओं के अधिकार कानून में वे वैधानिक कानून शामिल हैं जो सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए सेवाओं के समयबद्ध वितरण की गारंटी देते हैं। जो भी कानून, ठीक है, वो कानून है लोक सेवा अधिकार कानून, वे कानून हैं जो लोगों को क्या करते हैं, एक समयबद्ध सेवा वितरण की गारंटी प्रदान करते हैं। और गलती करने वाले लोक सेवक जो कानून के तहत निर्धारित सेवा प्रदान करने में आनाकानी करते हैं को दंडित करने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करते हैं। सेवा का अधिकार कानून सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाया गया है। मध्य प्रदेश 18 अगस्त 2010 को सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना और 25 जुलाई 2011 को इस बिल को लागू करने वाला बिहार दूसरा राज्य बना। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो हिमाचल में जो ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम है ये 2011 में लागू किया गया था। ओके, अब आते हैं ये जो हमारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम है हिमाचल का, उसके प्रावधान या विशेषताएं देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने अपनी 12वीं रिपोर्ट में सार्वजनिक सेवाओं के सुव्यवस्थित वितरण को शुरू करने की सिफारिश की है। तदनुसार जून 2009 से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्र और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक चार्टरों की समीक्षा करने और उन्हें सेवोत्तम के अनुरूप बनाने की दिशा में काम किया। ठीक है, ये जो सार्वजनिक सेवाओं के सुव्यवस्थित वितरण की बात कही गई थी वो 12वीं रिपोर्ट थी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। और उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत विभाग है उसने काम करना शुरू किया। उसने केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र और राज्य के जो सिटीजन चार्टर्स हैं उनकी समीक्षा की। ठीक है, और उनको इसके अनुरूप, मतलब सेवा के अनुरूप बनाने के लिए काम किया। और इसके बाद इन वादों को 20 से अधिक राज्यों द्वारा अधिनियमित सेवा का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में क्या है, सिटीजन चार्टर होगा। क्या सिटीजन चार्टर होता है कि आपको सेवाएं कौन कौन सी सेवाएं मिल रही हैं, उनके समय सीमा क्या है, किस तरह से आप अगर आपको वो समय सीमा के अंदर आपको सेवा नहीं मिलती है तो आप कहां पे शिकायत कर सकते हैं, कहां पे अपील कर सकते हैं। ओके, व्यापक सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत 27 विभागों द्वारा अधिसूचित 188 समयबद्ध सेवाएं हैं। 3 जनवरी 2021 को सरकार ने लोगों को समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शहरी विकास विभाग की 7 सेवाओं को अधिसूचित किया गया। अब इस अधिनियम के तहत 195 समयबद्ध सेवाएं हैं। 26 जून 2021 तक सरकार ने इस अधिनियम के तहत 248 सेवाओं को अधिसूचित किया है। ठीक है, तो हिमाचल में जो था वो आज तक, अगर मैं 26 जून 2021 तक की बात करूं तो 248 सेवाएं जो हैं वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित की जा चुकी हैं। ओके, अब आते हैं इसकी जो
प्रावधान और विशेषताएं उनको भी देख लेते हैं। पहला है आपका निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, इसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अनुसार नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक को सेवाएं प्रदान करेगा। समय सीमा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से आरंभ होगी। ठीक है, मतलब ये कि जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, ठीक है, वो उसका पहला प्रावधान यही है कि जो निर्धारित समय सीमा है उसके भीतर ही सेवाएं दी जाएंगी। और वो समय सीमा कब से स्टार्ट होगी, जब वो आवेदन जो है, जिस तारीख को आवेदन अधिकारी को मिला उस तारीख से वो समय सीमा जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है इसी में, नामित अधिकारी या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा। लेकिन यदि अधिकारी आवेदन को अस्वीकार करता है तो उसे इसके लिए लिखित रूप में कारण बताकर आवेदक को सूचित करना होगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रावधान है कि नामित अधिकारी जो है, जिससे आप सेवा ले रहे हैं, ठीक है, या आवेदन किया है, ठीक है, वो आपको या तो सेवा देगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा। लेकिन अगर वो अस्वीकार करता है तो उसके लिए उसको एक सही कारण बताकर आवेदक को सूचित करना पड़ेगा। यदि नामित अधिकारी इसकी अनुपालना नहीं करता है तो ऐसे गैर अनुपालक से पीड़ित आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो या तो वो सेवा नहीं दे रहा है या अस्वीकार कर रहा है तो उसके खिलाफ जो आवेदक है वो अपील कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं आपके आगे, जो अगला है वो है आपका निवेदन या अपील। कोई भी व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा 2 के तहत खारिज कर दिया गया है या जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं की गई है, अस्वीकृति की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर कर सकता है। मतलब ये कि 30 दिनों के अंदर वो अपील दायर कर सकता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित अधिकारी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकता है या अपील को अस्वीकार कर सकता है। एक अपील का निपटारा अपील की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा जो उसे भरने की तारीख से 45 दिनों की कुल अवधि से अधिक नहीं होगी। जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से हो सकता है। यदि नामित अधिकारी सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं करता है उपधारा 2 के तहत, तो ऐसे गैर अनुपालक से पीड़ित आवेदक दूसरी अपील दायर कर सकता है। मतलब ये कि पहली बात तो यह है कि जो भी अगर आपको सेवा नहीं मिलती है, ठीक है, आपने आवेदन किया है, आपको निर्धारित समय सीमा के भीतर आपको सेवा नहीं मिली या वो उसने अस्वीकार कर दिया अधिकारी ने, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं 30 दिनों के भीतर, जब वो अस्वीकृत हुई। ठीक है, उसके 30 दिनों के भीतर। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो भी अपीलीय अधिकारी, ठीक है, या जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है, जो भी निर्णय देता है, चाहे अगर उसने निर्णय दिया या अस्वीकार कर लिया, तो उसके लिए भी एक प्रावधान है कि वो दूसरी अपील, आवेदक जो है वो दूसरी अपील कर सकता है। द्वितीय निवेदन या द्वितीय अपील। आवेदक निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील निर्णय की तारीख से 60 दिनों के भीतर दूसरे अपीलीय प्राधिकारी के पास कर सकता है। तो दूसरी अपील जो है वो 60 दिनों का वक्त दिया गया है उसके लिए। ठीक है, जब से वो निर्णय दिया, ठीक है, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने जो निर्णय दिया उस निर्णय की तारीख से शुरू होंगे और 60 दिन के भीतर दूसरे अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। द्वितीय अपील
प्राधिकारी 60 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है। लेकिन यहाँ पे यह भी प्रावधान है कि वो 60 दिन के बाद भी अपील को क्या है स्वीकार कर सकता है। और ऐसा कैसे करेगा? यदि अगर वो यह संतुष्ट हो जाए कि जो अपील करता है उसको समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था, मतलब कुछ पर्याप्त कारण होंगे और उसको उससे वो संतुष्ट होता है, तो वो 60 दिन के बाद भी अपील को स्वीकार कर लेगा। द्वितीय अपील प्राधिकारी नामित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकता है जो वह निर्दिष्ट कर सकता है। वह सेवा प्रदान करने के आदेश के अलावा धारा 8 के तहत जुर्माना भी लगा सकता है। किसी भी अपील की कार्यवाही में यह साबित करने का उत्तरदायित्व कि अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था नामित अधिकारी पर होगा, जिसने अनुरोध को स्वीकार कर दिया या निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा। मतलब ये कि जब आवेदक अपील करेगा तो उस कार्रवाई में जो नामित अधिकारी है जिसके खिलाफ आपने अपील की है, उसकी ही ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो, ठीक है, कि वो बताए या जवाब उसी को देना पड़ेगा कि उसने अस्वीकार क्यों किया या सेवाएं प्रदान क्यों नहीं दी। ओके, अच्छा जी, आगे आता है आपका दंड। यदि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की राय में अधिकारी सेवा प्रदान करने में विफल रहा है या अधिकारी ने पर्याप्त और उचित कारण के बिना ऐसी सेवा प्रदान करने में विलंब किया है, तो वह एक मुश्त जुर्माना लगा सकता है जो 1000 रुपए से कम नहीं होगा लेकिन 5000 रुपए से अधिक भी नहीं होगा। और जब जो द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी है अगर उसको वो ये संतुष्ट हो जाता है कि बिना किसी कारण के प्राधिकारी या अधिकारी ने सेवा नहीं दी या उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया, तो द्वितीय अपीलीय अधिकारी जो है उसके ऊपर एक मुश्त जुर्माना लगाने का अधिकार है उसके पास। और वो जुर्माना कितना हो सकता है? कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 5000, इससे अधिक नहीं। ठीक है, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को इस धारा के तहत लगाए गए दंड में से कोई भी राशि मुआवजे के रूप में देने का आदेश दे सकता है, लेकिन इस तरह के मुआवजे की राशि लगाए गए दंड की राशि से अधिक नहीं होगी। अर्थात मान लो कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी जो है वो अधिकारी के ऊपर, नामित अधिकारी के ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना लगाता है। ठीक है, अब उस प्राधिकारी के पास ये शक्ति है, ठीक है, ये पावर है कि वो उसमें से मुआवजा जो है वो किसको दे सकता है? अपीलकर्ता को। लेकिन जो मुआवजा दिया जाएगा, अब 2000 रुपए का दंड लगाया है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मुआवजा जो है वो 2500 रुपए दे दे। ठीक है, या तो 2000 होगा या उससे कम होगा, इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, यदि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है कि नामित अधिकारी पर्याप्त और उचित कारण के बिना इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है, तो वह नामित प्राधिकारी की नियुक्ति या अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। तो जहां तक दंड की बात है तो दो तरह का दंड का प्रावधान है, एक है जुर्माना और दूसरा है अनुशासनात्मक कार्रवाई उस अधिकारी के खिलाफ। सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत सद्भाव पूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशायित किसी भी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मतलब ये कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा नहीं हो सकता है। फिर है आपका न्यायिक रोक। इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, जो चीजें स्पष्ट रूप से प्रदान की गई हैं, ठीक है, उनको छोड़कर नामित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या द्वितीय अपीलीय
अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश को किसी भी अदालत द्वारा या किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण के समक्ष प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। मतलब जो इस लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जो अधिसूचित सेवाएं हैं, ठीक है, उनको छोड़कर बाकियों में उन अधिकारियों को से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। मतलब ये कि न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता है, अदालत में नहीं बुलाया जा सकता है। ओके, आगे है आपका नियम बनाने की शक्ति। तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगति और कठिनाई को दूर कर सकती है, परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई कठिनाइयां आती हैं तो राज्य सरकार जो है आदेश देकर उसमें जो कठिनाई आ रही है उसको हटा सकती है, लेकिन कब तक? 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं। मतलब जैसे मान लो जब 2011 में ये लागू हुआ था तो 12-13 तक जो है ये इस तरह का काम कर सकती थी राज्य सरकार, लेकिन उसके बाद अब वो ये काम नहीं कर सकती है। तो निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं कि सेवा का अधिकार अधिनियम को व्यापक रूप से भ्रष्टाचार को कम करने, सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और भारत में सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सबसे सफल उपकरणों में से एक माना जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है और यह अधिनियम गुमराह सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए एक कुशल तरीके बनाने पर केंद्रित करती है। तो इसका मतलब यह है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के बाद यह सही है कि कुछ हद तक तो नहीं, ज्यादा हद तक जो है लोगों को सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, जो एयरिंग ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है और एग्जाम्पलरी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि एग्जाम्पल सेट हो और लोगों को सुविधाएं, लोगों को सेवाएं जो हैं वो समय पर मिले। ठीक है, जिससे कि वो सही ढंग से कार्य कर सकें, सही ढंग से रह सकें और देश के विकास और प्रदेश के विकास में अपना सहयोग दे सकें। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है इसके बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरे नए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट तो आवश्यक रूप से ही लिखें। ठीक है, तभी तो मैं और सुधार कर पाऊंगा। ठीक है, इसके साथ ही धन्यवाद।